ट्रांसफर। उसमें अगर किसी एंड को अपन हीट कर रहे हैं तो उस एंड का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहले इस एंड पे रहने वाले सभी एटम या मॉलिक्यूल टेम्परेचर को गेन करेगा, एनर्जी गेन करेगा और इसका हीट मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा कि यही टेम्परेचर, यही हीट एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होगा। लेकिन जो हम लोगों को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि ये जो ट्रांसफर का प्रोसेस है वो तब होगा जब ये स्टडी स्टेट में पहुंच जाए। और स्टडी स्टेट का मतलब ये होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में रहने वाले सभी पॉइंट का टेम्परेचर जब सेम हो तो उसे कहते हैं स्टडी स्टेट। और मतलब ऐसा हुआ कि अगर हम यहां से कट कर दिए तो ये वाला क्रॉस सेक्शन में जितने भी पॉइंट है, मान लीजिए 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट ले लिया P और Q, और उसी तरीके से इस जगह कट कर दिया, इस वाले क्रॉस सेक्शन में 2 पॉइंट ले लिया R और S। स्टडी स्टेट कहने का मतलब ये हुआ कि P और Q का टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर ऑफ P इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ Q हो, उसी तरीके से टेम्परेचर ऑफ R इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ S हो। बट ये जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर ऑफ P इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ R हो। अगर वो अलग अलग क्रॉस सेक्शन है तो टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन में रहने वाले सभी पॉइंट का टेम्परेचर सेम होगा। यहाँ पर जितने भी पॉइंट अपन कंसीडर करेंगे सब का टेम्परेचर सेम होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जितने पॉइंट अपन कंसीडर करेंगे उस सभी का टेम्परेचर सेम रहेगा। दोनों क्रॉस सेक्शन अलग अलग है तो दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हो सकते हैं। तो जिस सिचुएशंस में ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शंस में हर पार्टिकल्स या हर पॉइंट का एनर्जी सेम हो जाए, हर पॉइंट का टेम्परेचर सेम हो जाए, उस सिचुएशन को कहते हैं हम लोग स्टडी स्टेट। और जब एक बार स्टडी स्टेट में पहुंच जाए तब उसके बाद का जो हीट ट्रांसफर की कहानी है वही सिर्फ हम लोगों को पढ़ना है। नॉर्मल सिचुएशंस में जो हीट ट्रांसफर होंगे वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है, वो काफ़ी क्रिटिकल हो जाते हैं, उसमें बहुत मैथमेटिक्स आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस से एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है। कैसे ट्रांसफर होता है तो उसके पीछे का कारण है टेम्परेचर डिफरेंस। अगर इस एंड का टेम्परेचर T1 है और इस एंड का टेम्परेचर T2 है, जिसमें से मान लीजिए ये वाला हाई है और ये वाला लो है, तो एनर्जी जो ट्रांसफर होता है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होगा। तो इसलिए इधर से T1 से टेम्परेचर T2 की तरफ ट्रांसफर होगा। अब एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर होगा, हीट किस रेट से ट्रांसफर होगा, डिपेंड करेगा टेम्परेचर का डिफरेंस से। अगर वो डिफरेंस 0 है तो ट्रांसफर नहीं होगा, और डिफरेंस अगर टेम्परेचर का है और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा तेजी से रेट ऑफ जो है हीट ट्रांसफर होता चला जाएगा हाई से लो की तरफ। तो टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करने वाला है। साथ ही कैसे होता है कि एनर्जी जो ट्रांसफर होते हैं तो एक क्रॉस सेक्शन और उसके बाजू वाला क्रॉस सेक्शन, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन में रहने वाले सभी पॉइंट एनर्जी को दूसरे वाले क्रॉस सेक्शंस में रहने वाले सभी पार्टिकल तक पहुंचाता है कोलिजन के माध्यम से। किस तरीके से? कोलिजन के प्रोसेस से एनर्जी को दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। अब इस जगह ट्रांसफर करेगा, ये उसके अपने नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर करेगा, फिर वो अपने नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर करेगा। तो इसमें जो कोलिजन होता है तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे ही रहता है, मतलब वो पार्टिकल अपनी जगह से वाइब्रेट करता है बट अपना लोकेशन चेंज करके दूसरे मतलब उसमें नहीं जाता, अपने ही जगह पे वाइब्रेट करता है और इसी प्रोसेस में दूसरे सामने वाले से हिट करता है और एनर्जी इस प्रकार से आगे की तरफ ट्रांसफर होता चला जाता है। और जैसे जैसे एनर्जी ट्रांसफर होगा वैसे वैसे टेम्परेचर उसका क्या होता जाएगा, अलग अलग होता चला जाएगा। ये एनर्जी इधर से इधर जाएगा। तो अब जितने नंबर ऑफ यहाँ पर जितना नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन में पार्टिकल्स होंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ हीट ट्रांसफर होने वाला है। तो इसीलिए क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा हीट ट्रांसफर, मतलब रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है। अब उसी तरीके से जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेट कम होता जाएगा हीट का। तो जो कंडक्टिंग वायर है या यूं समझे कि मेटल है या रॉड है, उसमें जो लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये हीट ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है। तो लिखते हैं थोड़ा सा इस बात को। हीट ट्रांसफर पहले लिखेंगे स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट व्हेन, स्टडी स्टेट में लिखेंगे व्हेन ऑल द पॉइंट in a particular cross section have same temperature, all the point in a particular cross sections
have same temperature, then it is called steady state. नीचे ये दो बना देंगे, ये डायग्राम बना देंगे। बना दिए। अब लिखेंगे इन स्टडी स्टेट हीट एनर्जी, इन स्टडी स्टेट हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम heat energy transfer from high temperature to low temperature, high temperature to low temperature, दूसरा पॉइंट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू collision of particle of one layer with other layer. Energy transfer takes place due to collision of particle of one layer with other layer. लिखिए। अब लिखेंगे rate of transfer of heat, rate of transfer of heat, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ब्रैकेट में लिख देंगे, इसी को हीट करंट कहते हैं, हीट करंट कहते हैं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला पॉइंट, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रॉड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ रॉड। इसका मतलब ये हुआ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब dq बाई dt, ये हुआ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, इसे हीट करंट कहते हैं, हीट करंट। ऊपर में ये हीट हुआ एनर्जी और नीचे में ये टाइम हुआ, तो यूनिट जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, हीट करंट की यूनिट जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या कह सकते हैं, वॉट भी कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ जो है वो L है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T मतलब T1 माइनस T2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। अच्छा, कई बार ये dq बाई dt को, हीट करंट को कैपिटल H से भी डिनोट करते हैं, तो हो सकता है कभी कभी ऐसा दिखा रहे, तो dq बाई dt
इक्वल टू हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के ए डेल्टा टी बाय एल। इसी को थोड़ा सा और लेके आगे जाएंगे, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन एल बाय के ए, ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर आप करंट से रिप्लेस करें तो आई हो गया हीट करंट, ये जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है ये वोल्टेज हो गया, और ये जो नीचे में है ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये इसको कह सकते हैं आप थर्मल वोल्टेज, और इसको कह सकते हैं आप थर्मल रेजिस्टेंस। मतलब जैसा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है वैसा ही कुछ ये रिलेट हो गया, I इक्वल टू वी बाय आर, जहां पे थर्मल रेजिस्टेंस जो हो गया थर्मल रेजिस्टेंस, जिसे फिलहाल मैं आर के टर्म में डिनोट कर देता हूं, इसका फॉर्मूला हो गया L अपॉन के ए। L हो गया लेंथ, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और K हो गया कंडक्टिविटी। K हुआ क्या? थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जब तक मटेरियल सेम रखेंगे तो ये डाटा सेम रहेगा। थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होने वाले हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कम होंगे तो हीट ट्रांसफर कम होने वाले, इसलिए ये देखो ऊपर है और ये नीचे कैसे आया, इस दोनों को जब नीचे लेके चले गए तो एल के नीचे में आ गया, एल अपन के। ठीक है, तो आप नीचे ये सभी बातें लिख डालें। अब तो हो गया। तब थर्मल रेजिस्टेंस का देखिए ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हीट करंट की यूनिट है जूल पर सेकंड, ये है टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या होने वाला है, केल्विन, तो यहाँ होने वाला केल्विन, ये है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा केल्विन और सेकंड ऊपर चला जाएगा और जूल से डिवाइड हो जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, केल्विन इंटू सेकेंड बाय जूल, ये हो गया। अब इससे थर्मल कंडक्टिविटी का अगर अपन को यूनिट निकालना है तो देखिए ये रेजिस्टेंस का है, ये 1/k मतलब L/k, तो L का मतलब मीटर, A का मतलब मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से 1 मीटर गायब हो जाएगा, तो ये K को उधर लेके जाएंगे तो रेजिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो नीचे मीटर साथ में केल्विन इंटू सेकेंड और जूल किधर चला जाएगा ऊपर। तो ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है इसकी ऐसा यूनिट की अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा जूल ऊपर में, नीचे में केल्विन इंटू सेकेंड इंटू मीटर। ठीक है, अब ये समझो कि जूल पर सेकेंड को वाट कहेंगे, तो वाट पर मीटर पर केल्विन, ऐसा वाट पर मीटर इंटू केल्विन लिख डालेंगे आप यूनिट वगैरह। डायमेंशन लिख पाएंगे, थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन भी लिखेंगे और रेजिस्टेंस का भी डायमेंशन लिखेंगे। हीट ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, जिसमें सॉलिड मटेरियल्स जो है वो कंडक्शन करता है और लिक्विड और गैस जो है वो फ्लूइड मतलब कन्वेक्शन, और जो रेडिएशन है वो कहीं भी हो सकता है। इसका सीरीज और पैरेलल, थर्मल रेजिस्टेंस का जो सीरीज और पैरेलल है वो ठीक वैसा ही है जैसा पहले अपन ने करंट में पढ़े हैं। तो अगर मान लीजिए 2 रॉड है, इसको हमने सीरीज में लगा दिए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K है या K1 है, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ इसका भी L है, तो सीरीज में लगा दिए। तो सीरीज में जो R इक्विवेलेंट होने वाला है सीधा सीधा वो R1 प्लस R2, इसी प्रकार से ऐसा रेजिस्टेंस का होता है। उस हिसाब से यहाँ निकालेंगे तो हो जाएगा L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A, यहाँ से L बाय A कॉमन हो जाएगा, 1/K1 प्लस 1/K2, तो आप इसे K1 प्लस K2, नीचे में K1 K2, तो L K1 K2 सॉरी
K1 प्लस K2 बाय A इंटू K1 इंटू K2। ये हो गया R इक्विवेलेंट की वैल्यू। अब R इक्विवेलेंट से K इक्विवेलेंट अगर अपन को निकालने बोल दिया जाएगा तो इसी के जगह पे लिख देंगे ऐसा, R इक्विवेलेंट की जगह टोटल लेंथ अब कितनी होगी 12, तो ऊपर में 12 बाय एरिया ऑफ A इंटू K इक्विवेलेंट। अब यहाँ से 2 बाई K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये सब टर्म हो गया, तो जो K इक्विवेलेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर आप निकालोगे K इक्विवेलेंट तो ये इधर जाएगा, ये K1 K2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 K1 K2 बाय K1 प्लस K2। तो अब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये हार्मोनिक मीन है। ठीक है, तो ये हुआ सीरीज कनेक्शंस। और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो जैसा रेजिस्टेंस का होता है ऐसा दोनों को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। K1 K2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, लेंथ L है, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, यही लगाएंगे। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 की जगह L बाय KA, तो ऊपर चला दे जाएगा K1 A, फिर उसी तरीके से नीचे में L बाय K2 A, और ये हो जाएगा 1 बाय R इक्विवेलेंट जगह फिर से L, टोटल लेंथ L ही हो गया बाय KA, तो K इक्विवेलेंट इंटू A 2A, हाँ K इक्विवेलेंट इंटू 2A ऐसा लिख देंगे। अब इसमें से A बाय L कॉमन हो जाएगा, A बाय L कैंसिल हो गया। तो अगर आपको सिर्फ R इक्विवेलेंट की बात करनी है तो पहले R इक्विवेलेंट निकाल के मैं रख देता हूँ। 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये टर्म हो गया K1 प्लस K2 इंटू A बाय L, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई L अपॉन A इंटू K1 प्लस K2। और अगर हमको K इक्विवेलेंट निकालना है तो वो यहाँ से देखेंगे, तो A बाय L A बाय L A बाय L कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी K1 प्लस K2 बाय 2। तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब एक से ज़्यादा, ये तो अभी दो हमने यूज करे यहाँ पर, इसी तरीके से तीसरा अगर यूज हो जाता तो आप यहाँ से निकाल लेते 3 बाई K इक्विवेलेंट 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3, 4 सीरीज में यूज हो जाता। 4 बाई K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 प्लस 1 बाई K4। उसी तरीके से यहाँ पर 3 पैरेलल में यूज हो जाता, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई 3, 4 पैरेलल में यूज हो जाते हैं, तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 बाई 4। लेकिन ये एग्जैक्टली तभी तक सेम रहेगा जब तक कि ये बाकी डेटा सेम है, L और A। अगर L और A में बदलाव करेगा तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, लिख डालिए थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। थर्मल रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। देखिए ये लिख लिए थे, एक सवाल बनाया, इधर भी आ रहे हैं। L K A, L 2K A, इधर 3A, L 4K। R इक्विवेलेंट निकालना है और K इक्विवेलेंट निकालना है। ट्राई करिए तो जरा सा। आया आंसर? जिनका आ जाए वो एक और ये बनाएंगे। L K A, L 2K A, L 3K 2A, K इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट। इसको मैं बनाता हूँ, सब सीरीज में तो ऐड कर देंगे। R इक्विवेलेंट की वैल्यू L बाई K
प्लस L बाय 2Ka प्लस L बाय 12Ka। L बाय Ka कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 12। L बाय Ka 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 18 प्लस 1 19 बाय 12। लेंथ हो जाएगा L प्लस L3L बाय K इक्वलेंट इंटू उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा गड़बड़ हो जाएगा, ये वाला चीज़ मत निकल। इधर भी मत निकल। इसमें ये दोनों पैरेलल, फिर उसके बाद सीरीज। हो गया, हटाएं इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे जंक्शन टेम्परेचर। अब किसी जॉइंट पे टेम्परेचर निकालने का प्रोसेस समझते हैं। जंक्शन टेम्परेचर ऐसे मान लीजिए ऐसा टाइप का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी 2K है, यहाँ पे लेंथ L है, K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, यहाँ पर डिग्री 100 है, यहाँ पर 0 डिग्री है। इस जगह का टेम्परेचर बोला निकालने के लिए। तो कैसा होता है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्रिचॉफ्स लॉ जैसा। क्रिचॉफ्स लॉ में जब सीरीज में क्या सेम रहते हैं, करंट सेम होते हैं, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो जब भी यहाँ पर सीरीज दिखेगा मतलब आपको हीट करंट सेम करना है, और जब पैरेलल दिखेगा तो टेम्परेचर डिफरेंस को सेम लेकर के चलना है। तो यहाँ पर जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट इधर की तरफ जाएगा, तो हीट करंट की वैल्यू सेम रहेगी, ये सेम रहेगा। अब हीट करंट की वैल्यू सेम रहेगी तो हीट करंट टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है तो 100 माइनस थीटा, ये हो गया टेम्परेचर डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो L अपॉन K, तो L बाय K, और ये इक्वल टू होना चाहिए ये वाला हीट करंट, तो थीटा माइनस 0 हाई माइनस लो बाय रेजिस्टेंस L अपॉन 2K इंटू 2A 4K। बस इसी को सॉल्व करेंगे, L बाई K तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये हो गया 100 माइनस थीटा इक्वल टू 4 ऊपर चला जाएगा, 4 थीटा, 100 इक्वल टू 5 थीटा, तो थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। ये हो गया जंक्शन का टेम्परेचर। ठीक है, बना दीजिए सवाल।
ये दोनों आंसर ऐसे टाइप के जो सवाल है इसमें करंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस, और सभी का सम क्या कर देंगे 0। तो इसमें ये थीटा माइनस 100 बाय ये वाला रेजिस्टेंस L अपॉन 2K इंटू 2A, तो 4KA प्लस थीटा माइनस 0 बाय ये वाला रेजिस्टेंस L अपॉन KA प्लस थीटा माइनस 200 बाई ये वाला रेजिस्टेंस L अपॉन 3KA। इस सभी का सम 0 के बराबर होगा। ऐसा जैसे वहां पर लगाते थे अंदर वाला माइनस बाहर वाला बाय रेजिस्टेंस, सम ऑफ ऑल करंट 0। अब यहाँ से L बाई के तो कैंसिल होकर के उस साइड 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1/4 ऊपर चला जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस 100 प्लस L बाई के चला गया तो थीटा प्लस यहाँ पर L बाई 3K तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस 200 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 थीटा माइनस 400 प्लस थीटा प्लस 3 थीटा माइनस 600, तो 600 400 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 8 थीटा, 8 थीटा की वैल्यू 1000, तो थीटा की वैल्यू 125। इसी तरीके से एक और बनाए, जीरो 50 100 थीटा निकालना, LKA 12KA L 4KA।
निकाल पाएंगे दोनों? इसमें देखेंगे तो थीटा माइनस 0/L/K प्लस थीटा माइनस 50/2L/K प्लस थीटा माइनस 100/L/4K इक्वल टू 0। तो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा माइनस 50/2 प्लस 4 ऊपर चला जाएगा, 4 थीटा माइनस 100, 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 50 प्लस 8 थीटा माइनस 800। तो 2 थीटा 8 थीटा और थीटा 11 थीटा इक्वल टू 850, 850/11। हो गया। अब देखो इस वाले में मैं बनाऊं कि आप बना चुके? आंसर 57 पॉइंट। अब इसमें ये भी पूछ सकता है ऐसे A B C D ऐसा पॉइंट देकर के किधर से किधर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट तो हमेशा हीट करंट जो है हाई से लो फ्लो होगा। अगर ये 57.5 तो इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इस साइड से आएगा और इधर से भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी चीज़ें पूछा जा सकता है। अब 2 जंक्शन बनाता हूँ। देखिए जैसे ये 100 डिग्री है और ये 0 डिग्री है, इस जगह का θ1 है, इस जगह का θ2 है, ये निकालने θ1 और θ2 निकालने। ये LKA 12KA और यहाँ पर L2KA। इसमें भी कॉन्सेप्ट सेम लगाना है, यहाँ का हीट करंट इक्वल टू ये हीट करंट इक्वल टू ये हीट करंट, ऐसा।
देखो मैं बनाता हूँ। यहाँ पर हीट करेंट 100 माइनस θ1 बाय रेजिस्टेंस L/K, यही इक्वल टू होना चाहिए θ1 माइनस θ2 बाय रेजिस्टेंस 12/K, और यही इक्वल टू होना चाहिए θ2 माइनस 0 बाय रेजिस्टेंस L/2K। अब दो अननोन है, एक बार इस दोनों को इक्वल कर दे, एक बार उस दोनों को इक्वल कर दे। तो एक काम करते हैं, ये L/K और ये L/K कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 100 माइनस θ1/1 इक्वल टू θ1 माइनस θ2/2 इक्वल टू θ2 माइनस 0/1/2। तो 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब अगर मान लीजिए हमने इस दोनों को इक्वल करें, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 2θ1 इक्वल टू θ1 माइनस θ2। तो ये इक्वेशंस हो गए, ये उधर लेके जाएंगे, तो 3θ1 माइनस θ2 की वैल्यू 200, ये एक इक्वेशंस। अब अगर इस दोनों को इक्वल कर दे, तो ये ऊपर में 2θ2, ये इधर आकर के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो θ1 माइनस θ2 इक्वल टू 4θ2। तो यहाँ से θ1 इक्वल टू 5θ2, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, रिप्लेस कर दीजिए θ1 को 5θ2 से, तो ये हो गया 5 3 जा 15 θ2 माइनस θ2 इक्वल टू 200, तो 14θ2, तो θ2 की वैल्यू 200/14 मतलब 100/7। अब θ1 भी निकाल सकते हैं, 500/7। ठीक है। अब इसी को इस तरीके से बना सकते थे, थोड़ा सा देखो, अब ध्यान दो एक चीज और फिर लिखना कि ये हमने जो अभी तीनों करंट को इक्वल करें ना, अगर हम ऐसा नहीं करते, जो करंट हीट करंट इस टेम्परेचर डिफरेंस में है, वही हीट करंट इस टेम्परेचर डिफरेंस में रहना चाहिए, सेम ही रहना चाहिए, सीरीज में है तो। अब इसके लिए बस हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस L/K, इसका रेजिस्टेंस 12/K और इसका रेजिस्टेंस L/2K। तो अगर L/K को मैं R कह दूं, तो इसकी रेजिस्टेंस को मुझे क्या कहना पड़ेगा, R, इसकी रेजिस्टेंस को 2R और ये वाला रेजिस्टेंस को R/2। बस एक बार माइंड के हिसाब से वो लिख दिए। यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंस कितने का है, 100 बाय रेजिस्टेंस लिखना है, तो R प्लस 2R प्लस R/2, 3R/2 प्लस R/2, 3R प्लस R/2 कितना, 7R/2। तो इसे मैं लिख देता हूँ 3.5R। यही इक्वल टू होना चाहिए ये डिफरेंस 100 माइनस θ1, 100 माइनस θ1 बाय R। बस हो गया, 100 इक्वल टू 350 माइनस 3.5 θ1। वो इधर लाएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, 3.5 θ1 की वैल्यू 250, तो θ1 की वैल्यू 250 बाय 3.5 मतलब 7/2, तो ये ऊपर चला गया, तो 500/7। ठीक है। फिर अगर ये निकालना हो तो इसी में, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, उसी का यूज कर लेंगे, 100/3.5R इक्वल टू, यहाँ पर डिफरेंस θ2 माइनस 0, θ2 का डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस कितना, R/2, तो 0.5R। तो ये कैंसिल होकर के यहाँ 7 हो गया, तो θ2 की वैल्यू 100/7। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, बना दे दोनों प्रोसेस।